नमस्कार दोस्तों, पीजीटी इंग्लिश में जॉन कीट्स एक राइटर हैं, एक पोएट हैं। तो जॉन कीट्स से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। रोमांटिक पोएट हैं, इन्हें पढ़कर भी अच्छा लगता है। बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, बहुत ही कम समय मिला था इन्हें पोएट्री लिखने का, फिर भी इन्होंने कम समय में बहुत ही शानदार पोएट्री लिखी है। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोरफायरो एंड मैडेलिन आर लवर्स इन। पोरफायरो एंड मैडेलिन जो है दो लवर्स हैं। जॉन कीट्स की एक पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इस पोएम में ये दोनों कैरेक्टर्स हैं और जो है देखिए समझ लेते हैं डिटेल में। पोरफायरो एंड मैडेलिन आर सेंट्रल लवर्स। ये दोनों लवर्स हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, और ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये पोएम 1819 में पब्लिश हुई थी। 1819 जॉन कीट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है। इनकी ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो पोएम्स हैं, ओड्स हैं, वो इसी ईयर में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कीट्स टॉम्बस्टोन रीड्स। कीट्स के टॉम्बस्टोन में कौन सी लाइन लिखी गई है? हेयर लाइज वंस हुज नेम वाज रीड इन पोएट्री, हुज नेम वाज रीड इन वर्ड्स, हार्ट्स एंड वाटर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रीड इन वाटर। किसी का नाम अगर वाटर पे लिखा है तो वो बहुत जल्दी ही मिट जाता है, यानी ट्रांजिएंट होता है। वाटर पे कोई भी चीज़ लिख दो कि जल्दी मिट जाएगा। ऐसा ही जॉन कीट्स को लगता था पहले से ही कि ये ज़्यादा दिन इनकी लाइफ है नहीं, इसीलिए इन्होंने ये लाइन अपने लिए फिक्स कर रखी थी कि हमारे टॉम्बस्टोन पे यही लाइन लिखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम समय मिलने वाला था। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं इसे। जॉन कीट्स के टॉम्बस्टोन पे ये लाइन लिखी गई है और इनका जो है ग्रेव है कहाँ पर? प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम, क्योंकि जॉन कीट्स की डेथ इटली में हुई थी, है ना, ये बात भी नोट कर लेना। और इटली में, रोम में, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट सिमेट्री है, फेमस सिमेट्री है रोम में, वहाँ पर इनका जो है इनकी ग्रेव है, वहीं पर टॉम्बस्टोन है, उसमें लिखा गया है हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, हु सेड दीज लाइन्स। ये लाइन्स किसकी हैं? तो जॉन कीट्स की ये लाइन्स हैं। और जॉन कीट्स की ओड है ओड ऑन मेलंकली। ओड ऑन मेलंकली में ये लाइन्स आती हैं, शी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। ठीक है, यानी इसमें भी इन्होंने ओड ऑन मेलंकली में भी जॉन कीट्स ने इसी बात पे जोर दिया है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ट्रांजिएंट हैं, यानी क्षणिक हैं, उनका डिके होना तय है, चाहे वो जॉय हो, ब्यूटी हो या फिर लाइफ खुद ही क्यों ना हो, सारी चीज़ें इनका सभी का अंत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द फीचर दैट मेक्स कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न यूनिक एमंग अदर ओड्स। वो बात आपको आइडेंटिफाई करनी जिसकी वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओड है जॉन कीट्स की, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न ओड किस तरीके से डिफरेंट है बाकी ओड्स से? तो द टोन एंड थीमेटिक एलिमेंट ऑफ क्लासिकल ओड, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स विथ सॉनेट्स फुल ऑफ एल्यूजन्स। इसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि जो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न ओड है, इसमें जो है एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही क्लासिकल हैं और डिफरेंट हैं। ये पोएम थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल टोन लिए हुए हैं और क्लासिकल और हेलेनिज्म इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हेलेनिज्म जो जॉन कीट्स हैं, हेलेनिक पोएट भी कहे जाते हैं। हेलेनिक पोएट्स वो पोएट होते हैं जो ग्रीक जो है वहाँ की चीज़ों से, कल्चर से ज़्यादा रिलेट करते हों। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तो क्लासिकल चीज़ें देखने को मिलती हैं इस ओड में। डिटेल में समझते हैं। टोन और थीम के हिसाब से जो आपकी ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है, ये बाकी इनकी जितनी भी ओड्स हैं वो इनसे डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो इनकी ओड्स हैं वो मोर पर्सनल हैं और इमोशनल हैं टोन में। ठीक है, जैसे ओड टू नाइटिंगेल हो गई या ओड ऑन मेलंकली हो गई, ये सभी क्या हैं?
मोर पर्सनल और मोर इमोशनल टोन में है। लेकिन जो आपकी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है ये ज़्यादा फिलोसफिकल है और बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेटिव है। ठीक है, इसमें इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है आर्ट को, टाइम, कला, टाइम और ब्यूटी और एंड जो भी है परमानेंस बताया है। इन्होंने कहा कि जो आर्ट है, ब्यूटी है एंड परमानेंस इन अ वे दैट इक्वल्स क्लासिकल ट्रेडिशन, इस तरीके से इन्होंने स्पष्ट किया है जिसमें क्लासिकल ट्रेडिशन दिखाई देता है। ठीक है, मीन्स थोड़ा क्लासिक है, ये ज़्यादा क्लासिक है बाकी पोएम्स से। बाकी पोएम्स ज़्यादा पर्सनल हैं, ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल है और क्लासिकल है। ऑप्शन ए इस हिसाब से सही है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, कौन सी पोएम में ये इम्पॉर्टेंट लाइन आती है? तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल, ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये कहाँ से? ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से ही है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में इन्होंने जो उस पर चित्र बने हैं, जो अर्न है, अर्न पर चित्र वगैरह बने हैं, तो इन्होंने बताया जो पेंटिंग है इनका फोकस है वो पोइट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स वो बहुत अच्छा संदेश देती। पोइट्री का भी काम है बताना, लेकिन जो पेंटिंग है वो ऐसे संगीत गाती जो सुनाई नहीं देते हैं कानों को, लेकिन वो भी मधुर होते हैं। एक लाइन है इम्पॉर्टेंट, वो भी आएगी किसी न किसी क्वेश्चन में। विच इमेज दैट कीट्स रिक्रिएट्स इन हिज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज नॉट सिल्वन। सिल्वन इमेजेस जॉन कीट्स ने क्रिएट की हैं अपनी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न पोएम में, तो कौन सी एक इमेज है जो सिल्वन टाइप की नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें सिल्वन भी समझना होगा। पहले देख लेते हैं किस किस इमेज की बात हुई है। ऑफ फेयर यूथ विनीथ द ट्री, ऑफ डिटीज इन द डेल्स ऑफ आर्केडी, द पेस्टोरल पाइपर्स, द अनरैपिस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, चारों इमेजेस, चारों बातें ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में देखने को मिलती हैं। लेकिन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न जो है यहाँ पर सिल्वन हिस्टोरियन कहा है। ओड ऑन ग्रेसियन में इतनी चित्रकारी है इस अर्न में, जिस अर्न की बात कर रहे हैं जॉन कीट्स, जिस पर बातचीत हो रही है उस पर इतनी ज़्यादा चित्रकारी है कि कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई लवर है जो कोशिश कर रहा है अपनी विलव्ड से किस करने का, है ना, तो ये सारे चित्र उस पर बने हुए हैं। तो वो सिल्वन हिस्टोरियन है। सिल्वन का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो वुडेड यानी जंगलों की बात हो रही हो, पेस्टोरल्स की बात हो रही हो, या नेचर थीम्ड वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम सिल्वन कह सकते हैं, उस इमेजरी को सिल्वन कह सकते हैं। तो अब हम अगर देखते हैं जो फेयर यूथ है विनीथ द ट्री, एक यूथ दिखाई देता है, उसमें एक चित्र बना है जो कि पेड़ के नीचे है, तो इसमें भी वुडेड सराउंडिंग है, मीन्स पेस्टोरल चीज़ें हैं। डिटीज इन द डेल्स ऑफ आर्केडी, आर्केडी का मतलब आर्केडिया है जो कि एक पेस्टोरल सिंप्लिसिटी है, ये भी एक सिल्वन इमेज है, सिल्वन ब्यूटी है। पेस्टोरल पाइपर्स की बात हो रही है, ये भी रूरल और नेचुरल इमेजरी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी इमेजेस जो आपकी फेयर यूथ बीनीथ द ट्री, ये भी सिल्वन इमेज है। डिटीज इन डेल्स ऑफ आर्केडी, ये भी सिल्वन इमेज है। पेस्टोरल पाइपर्स भी सिल्वन इमेज है। लेकिन द अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड ये सिल्वन टाइप की नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, यही जो है इज नॉट सिल्वन, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। कीट्स सेज इन हिज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, कीट्स अपने इस ओड में कहते हैं दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की। ठीक है, कीट्स सेज इन हिज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न दैट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर। ठीक है, पूरी लाइन ये है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, है ना, जो अनहर्ड हैं, जो अभी तक सुनी नहीं है, जो सुनाई देने वाली हैं वो तो स्वीट होती हैं, जो अनहर्ड हैं यानी जो इमेजेस हैं वो सुनाई तो देंगी नहीं, लेकिन उनमें भी मेलोडी है और वो और ज़्यादा स्वीट होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, दे स्ट्राइक द कोर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। ये कहते हैं क्योंकि ये जो है बिल्कुल जो सुनाई देती हैं इमेजेस वो तो कानों पर असर करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल आत्मा को छू लेती है, मीन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है जो अनहर्ड मेलोडीज हैं।
कीट्स सजेस्ट दैट मेलोडीज इमेजिन्ड इन द माइंड अनहर्ड, जो इमेजिन की जाती है किसी कला आकृति को देखेंगे तो उसके बारे में इमेज दिमाग में बनेगी, उसके बारे में एक मेलोडी बनेगी, अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वो अनहर्ड है क्योंकि वो सुनाई नहीं दी, वो आपने क्रिएट की है, ठीक है, वो उसे ज़्यादा फोकस किया है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। द बोल्ड लवर इन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न नीड नॉट ग्रीव बिकॉज, एक बोल्ड लवर दिखाई देता है जो बार बार कोशिश कर रहा है लगातार, क्योंकि इमेज में एक बार कोई दो व्यक्ति दिखाई दे दिए हैं वहाँ पर तो वो इमेज है वो बदल तो जाएंगे नहीं, अगर इनके बीच में थोड़ी सी दूरी है तो वो दूरी ही बनी रहेगी जब तक वो अर्न रहेगी, है नहीं, जब तक वो चीज़ है जिस पर चित्र बना है ऐसा तो वो ऐसा ही रहेगा, इसमें इतनी दूरी है तो वो इतनी ही दूरी रहेगी। तो जॉन कीट्स के कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जो लवर है, जो कोशिश कर रहा है अपनी विलव्ड को किस करने की, तो वो उसे परेशान होने की, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिज लव एंड हर ब्यूटी हैव बिकम इटर्नल, क्योंकि उसका जो प्यार है वो शाश्वत बना रहेगा, क्योंकि वो तो इमेज है, जितना वो चाहता है इमेज में उतना ही चाहता रहेगा। और जो ब्यूटी है विलव्ड की वो भी कम नहीं होगी, क्योंकि इसकी विलव्ड कभी बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि इमेज में वो सुंदर है, नौजवान है, तो वो इमेज में आपकी हमेशा सुंदर ही रहेगी। इसलिए कह रहा है जॉन कीट्स कह रहे हैं कि इस लवर को बिल्कुल भी परेशान, ग्रीव, कष्ट यानी कोई समस्या वाली बात नहीं, इसे परेशान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमेशा इतना ही जेन्युइन लव करता रहेगा और उसकी बिलव्ड कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, वो ऐसे ही इटर्नल यूथ बनी रहेगी, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ, टर्म दिया है आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने अपने भाइयों के लिए एक पत्र लिखा था 1817 में, उसमें इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताया था। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डिस्क्राइबिंग द एबिलिटी ऑफ अ पोएट या आर्टिस्ट, खास तौर पे ये पोएट या आर्टिस्ट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, डाउट्स, एम्बिग्विटी विदाउट द नीड ऑफ रेशनल एक्सप्लेनेशन। जॉन कीट्स ने बताया है कि जब राइटर्स पोएट्स कुछ लिखते हैं तो उनके सामने बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आती हैं, अनिश्चितताएं होती हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी एम्बिग्विटी का मतलब एक चीज़ के दो दो मायने, दो दो अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट्स क्या करते हैं, जिनमें नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है, वो उसके एक फाइनल एक्सप्लेनेशन या फाइनल रेजोल्यूशन पर पहुँचने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो अनसर्टेनिटी है तो उसे अनसर्टेनिटी को वियर करते हैं, उसे बना रहने देते हैं, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने विलियम शेक्सपियर में बहुत ज़्यादा देखी है, तो इन्होंने इस मामले में विलियम शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की है। इन्होंने कहा है कि कीट्स एडमायर्ड शेक्सपियर फॉर हिज एबिलिटी टू रिमेन कंफर्टेबल विद मिस्ट्रीज, कहते हैं कि शेक्सपियर में वो क्षमता है कि अगर कुछ मिस्ट्री की बातें इन्हें पता हैं, जितनी भी मालूम उतनी ही सही, बहुत ज़्यादा उसके फाइनल रेजोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश वो नहीं करते हैं, है ना, कि मिस्ट्री है तो इसके बारे में हमें जानना ही जानना है, वो उतनी ही मिस्ट्री अपने प्ले में दिखा देते हैं और नहीं आगे है तो उसे छोड़ देते हैं। मीन्स जो चीज़ें जैसी हैं, अनसर्टेनिटी है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, डाउट है तो उसके भी पीछे नहीं पड़ना है, यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ठीक है। जैसे की पॉइंट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी में क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी टू टोलरेट अनसर्टेनिटी विदाउट रीचिंग फॉर आंसर, अगर अनसर्टेनिटी है तो उसके आंसर्स तक पहुंचने की कोशिश नहीं करना है, उसे बर्दाश्त कर लेना है कि है अनिश्चितता तो क्या है, बनी रहने दो। इट इन्वॉल्व सस्पेंडिंग जजमेंट एंड नॉट फोर्सिंग लॉजिक इनटू कॉम्प्लेक्स इमोशंस और सिचुएशन, जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स इमोशंस की बात हो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की बात हो, तो वहाँ पर एक फाइनल जजमेंट पर नहीं पहुँचना होता है, या उसमें कोई ना कोई लॉजिक तो ये कह रहा है, ऐसी वाली बात नहीं वहाँ पे लानी है, ठीक है। तो इस कैपेसिटी को नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। इट अलाउज आर्टिस्ट टू एक्सप्लोर द अननोन एंड क्रिएट आर्ट दैट एम्ब्रेस मिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई जॉन कीट्स, कौन सा इसमें से जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है। ओड टू ऑटम एक ओड है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी है। द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ये भी जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, जिसमें दो लवर्स हैं आपके, पोरफेरो और मेडलिन, ठीक है।
द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये भी एक पोएम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। एडोनिस नहीं है, एडोनिस जो है आपकी पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है एडोनिस, ठीक है। एडोनिस जो है जॉन कीट्स की डेथ पर उन्होंने एक एलिजी लिखी है, ठीक है, पीबी शैली ने, जो कि पेस्टोरल एलिजी है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है आपका यहाँ पर। द लेटर्स ऑफ विच इंग्लिश पोएट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. एलियट एज, टी.एस. एलियट ने कुछ लेटर्स लिखे गए इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनकी प्रशंसा की, ये लेटर्स किसके हैं। सर्टेनली द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवर रिटन बाई एनी इंग्लिश पोएट, ऐसी बात कही थी टी.एस. एलियट ने जॉन कीट्स के लेटर्स के बारे में। जॉन कीट्स के लेटर्स को जब टी.एस. एलियट ने देखा, पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो लेटर्स हैं इंग्लिश पोएट किसी ने आज तक नहीं लिखे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, जॉन कीट्स। हु वाज डिस्क्राइब्ड पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, ये भी बात ध्यान रखना, केवल पोएट्स पोएट नहीं, पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, तो ये कहा गया है जॉन कीट्स को, जॉन कीट्स को कहा गया पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जॉन कीट्स ओड टू ऑटम, जॉन कीट्स की एक ओड है, ओड टू ऑटम, इज एन एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन एड, इस होरेशियन ओड, इसमें होरेशियन ओड के एलिमेंट हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकाशियो, एक पोएम है जो जॉन कीट्स की, जो बोकाशियो के डी कैमरन से उसका रेफरेंस मिलता है, तो ये पोएम है इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बैसिल, ठीक है, इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बैसिल, ये बोकाशियो की डी कैमरन से इसके रेफरेंस मिलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स ब्रूटली असेल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818, ये पीरियोडिकल कौन सा था जिसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था जॉन कीट्स के 1818 वर्जन, एंडीमियन जो पोएम थी उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, और इस पीरियोडिकल का नाम था द क्वार्टरली रिव्यू। क्वार्टरली रिव्यू जो लोग पब्लिश करते थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बुराई की थी एंडीमियन की। देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, जॉन कीट्स और उनकी लाइफ के बारे में कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं इसमें। जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज रेलिश ऑफ सेंसेशन, जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट हैं सेंसेशन में और फीलिंग में। हिज मिडिल एजेज एंड हेलेनिज्म, और इनमें मिडिल एजेज की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और हेलेनिक कल्चर भी देखने को मिलता है, यानी ग्रीक चीज़ों से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये बात एकदम सही है, ठीक है। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्री, हाँ, इनके क्रिटिक्स ने इन्हें कोंकणी स्कूल ऑफ पोएट्स का भी नाम दिया था, कोंकणी स्कूल से संबंधित थे, दूसरी लाइन भी सही है। इन हिज पावरफुल लिरिक ला वेले डैम सेंस मर्सी ही डेवलप्स ट्राइबल थीम, ट्राइबल थीम बिल्कुल नहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो ये बात गलत है। ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाई कीट्स, ओड टू ऑटम कीट्स के द्वारा ही लिखी गई है, 1819 में इसे पब्लिश भी किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक और दो दोनों यही ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडीमियन एक पोइटिक रोमांस है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया और पब्लिश हुआ है 1818 में, और ये लिखा गया था 1817 में लिखा गया था, 1817 में लिखा गया और 1818 में ये पब्लिश हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर है। हु एमंग द फॉलोइंग पोएट्स सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमंटन, नॉर्थ लंदन बिफोर ही बिगेन हिज पोएटिक करियर, कौन सा इसमें से एक पोएट है जिसने एक अप्रेंटिस टू अ सर्जन, एक सर्जन के यहाँ पर अप्रेंटिस यानी नर्स का भी काम किया, तो जॉन कीट्स हैं जिन्होंने एपोथेकरी, इनके लिए इनकी जब लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्होंने एपोथेकरी भी की। एपोथेकरी का मतलब होता है जो डॉक्टरी से संबंधित काम, वैद्य वाले काम होते हैं, वैसे काम भी इन्होंने कुछ दिन किए एक डॉक्टर के पास रहकर, एक सर्जन के पास, ठीक है, तो एक अप्रेंटिस की तरह काम किया था जॉन कीट्स ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो आज जॉन कीट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने किया जो कि प्रीवियस ईयर थे यूथ के क्वेश्चंस थे, और अभी और भी बाकी हैं, अगली क्लासेस में आपको मिलेंगी। क्लास आपको कैसी लगी, पहली क्लास थी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर हम इससे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।